अभिषेक बनर्जी के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची है और कालीघाट में अभिषेक के घर पर सीआईडी की टीम पहुंच गई है, तो पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी के घर पर टीम पहुंची हुई है। तो पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को नया नोटिस भेजा था। कई मामलों में उनसे पूछताछ की जा रही है। जाली हस्ताक्षर मामले में भी टीम पूछताछ में जुटी हुई है। आज से 18 जून तक विदेश यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। फ्रांस में G7 देशों के सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इमानुएल मैक्रो भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आतंकवाद को लेकर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की निंदा की है और कहा कि आतंकवाद प्रायोजित करने वालों तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचने देंगे। हैदराबाद में डीआरडीओ के एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। कहा, मिशन सुदर्शन चक्र बनेगा भारत की नई सुरक्षा ढाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरआरबी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। कहा, भर्ती परीक्षाओं से पारदर्शिता बढ़ती। बीजेपी मुख्यालय में पंजाब चुनाव को लेकर बैठक हुई है। गृहमंत्री अमित शाह नितिन नवीन की मौजूदगी में हुई मीटिंग। संगठन की मजबूती, चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों पर जनता तक पहुंचाने को लेकर मंथन, चर्चा। पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, भगवंत मान ही होंगे आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम फेस। पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। पंजाब चुनाव बिना सीएम फेस के कांग्रेस लड़ेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राहुल गांधी और खड़गे के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। टीएमसी बागी सांसद शताब्दी रॉय का बयान। कहा, मैं ममता बनर्जी की नीतियों से सहमत नहीं हूं। ऐसा ही रहा तो पार्टी अगला चुनाव भी हार जाएगी। रविवार को होगी टीएमसी की बागी सांसदों की बैठक। मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सोमवार को स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं टीएमसी के बागी सांसद। स्पीकर से मिलकर अलग गुट की मांग करने की तैयारी। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी के जवाब से संतुष्ट नहीं बंगाल सीआईडी। 14 जून को पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया। अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के आरोपों को खारिज किया। कहा, कल्याण बनर्जी मुझसे बड़े, उन्हें राय रखने का पूरा अधिकार। कांग्रेस के साथ विलय की खबरों को अफवाह बताया। बंगाल विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जलने पर टीएमसी ने उठाए सवाल। कहा, आग में रहस्यमय तरीके से नष्ट हुई है ईवीएम। टीएमसी ने कहा, 4000 कंट्रोल यूनिट रहस्यमय आग में जली है। 4000 बैलेट यूनिट, 4000 वीवीपैट भी जले हैं। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। कहा कि एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एयर इंडिया विमान हादसे पर बोइंग कंपनी का बयान। कहा, जांच में सभी जरूरी मदद मुहैया कराएंगे। एयर इंडिया विमान हादसे पर AAIB का बयान। हादसे की जांच जारी है। जांच में विदेशी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था विमान। आज वाराणसी में जसपाल राणा का होगा अंतिम संस्कार। देहरादून में उनके आवास पर सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने पूरे देश का नाम विश्व में गौरवान्वित किया। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, वो पीड़ित, दुखी, अपमानित हो रहे हैं। इस सरकार में शंकराचार्य भी पीडीए हो गए। नीट री एग्जाम को लेकर कैबिनेट सचिव की एनटीए महानिदेशक के साथ बैठक। परीक्षा को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर। नौकरी जाने के डर से डिप्रेशन में आया नर्सिंग कर्मी खुदकुशी की और 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। महाराष्ट्र के सांगली में 14 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या। जबरन वसूली के विवाद में जान गई। मामला दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश में छुटी है पुलिस। मुरादाबाद में जाम लगने पर 95 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों और एम्बुलेंस को रोकने का आरोप है इन पर। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में चेकिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मुंह के अंदर मेटल डिटेक्टर डालकर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक प्रिंसिपल ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को जहर देकर खुद आत्महत्या कर ली। शेयर बाजार में भारी नुकसान के चलते कदम उठाया, जांच जारी। हैदराबाद के गोलकोंडा में 30 साल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या का मामला। परिजनों ने जीजा पर लगाए हत्या के आरोप। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कार्रवाई। 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। 26 पिस्तौल जब्त। फरीदाबाद में 23 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। लखनऊ में एक शख्स के नाम से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश की गई। जालसाज ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी की फोटो लगाकर अधिकारियों को मैसेजेस भेजे। भोपाल से एटीएस ने संदिग्ध युवक फराज को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। फराज के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ।
दिल्ली के पश्चिम विहार में गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया। वीडियो में गोलीबारी करते नजर आए बदमाश। ग्वालियर में एक सिपाही ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। आत्महत्या की वजहों का पता लगा रही है पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर कैंट में फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार। सेना की वर्दी में घूम रहा था। सेना से जुड़े फर्जी सैन्य दस्तावेज समेत कई चीजें बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में खाई में गिरी स्कूल की बस। हादसे में ड्राइवर की मौत, 2 बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर में रामबन के बनिहाल इलाके में खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत। एमपी और यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े संदिग्ध आतंकी नईम को गिरफ्तार किया गया। नईम के पास से आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास पकड़ा गया घुसपैठिया। पीओके के मुजफ्फराबाद का रहने वाला है संदिग्ध युवक। एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। टीवी 9 भारतवर्ष की मुहिम का बड़ा असर। राजस्थान के तनोट में 70 बच्चों के भविष्य का संकट खत्म हुआ। सरकार ने स्कूल के लिए जमीन दी है। तनोट में राजस्थान के शिक्षा मंत्री के आदेश पर काम शुरू। स्कूल की नई इमारत बनने लगी। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। फैक्ट्री में सुनाई दी तेज धमाकों की आवाजें। लाखों का सामान जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़। मलबा गिरने से ट्रैफिक प्रभावित। नेपाल में यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 16 घायल। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक में कार के टकराने से 4 लोगों की मौत। देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4% के करीब। मई में बढ़कर 3.93% महंगाई हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 681 अरब डॉलर। पटना के बिस्कोमान भवन में भीषण आग लगने से हड़कंप। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन मामले में अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीआईएल दाखिल। अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की है। पहलगाम के नुनबान बेस कैंप में सुरक्षा ड्रिल की गई है। मुंबई में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड तैयार है। 500 जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। 300 और जवान ट्रेंड किए जाएंगे। और देखिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कोलकाता से है। अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची है पुलिस। कालीघाट में अभिषेक के घर पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार अभिषेक बनर्जी की, टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कोलकाता की, जहां पर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस की टीम कालीघाट में जो अभिषेक बनर्जी का घर है वहां पर पहुंची हुई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में ममता बनर्जी भी नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी का ये कालीघाट वाला घर, पश्चिम मेदिनीपुर। पुलिस इस वक्त अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची है। कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस पहुंची हुई है। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी भी इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रही है। और अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और टीएमसी के सांसद हैं, उनके घर पर इस वक्त पुलिस की टीम पहुंची हुई है। दीदी कहना शुरू, दीदी कहना शुरू, दीदी और अब बात करते हैं टीवी 9 के खास शो मिनी स्पेशल की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल के अलीपुर की। अलीपुर में सरकारी बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। इसमें करीब 4000 ईवीएम और वीवीपैट जलकर खाक हो गए। पश्चिम बंगाल में एक अग्निकांड को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से करीब 4000 ईवीएम जल गए। आग निचली मंजिल में लगी थी, लेकिन बीच की मंजिलों को छोड़कर ऊपरी मंजिलों तक कैसे पहुंच गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं और इसका जवाब प्रशासन ढूंढ रहा है। सरकार माथापच्ची कर रही है और विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट की वो मशीनें आखिर जल कैसे गई, जिनका इस्तेमाल इसी साल विधानसभा चुनाव में हुआ था। आप पूरी रिपोर्ट देखिए। भयंकर आग की ये लपटें आसमान छू रही हैं, कई किलोमीटर दूर से दिख रही हैं।
तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलीपुर कलेक्ट्रेट इमारत की हैं, जिसमें बुधवार को अचानक आग लगी। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री कौशिक चौधरी के मुताबिक ये इमारत 9 मंजिला है। इस इमारत में कई सरकारी विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी था। बताया जाता है कि इस इमारत में भीषण आग लगने से करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। करीब 4000 वीवीपैट भी खाक हो गए। ये वो वीवीपैट और ईवीएम मशीनें थी जिनका इस्तेमाल राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। आग लगने के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन के मुताबिक आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई थी, लेकिन चौथी, पांचवी और छठी मंजिल को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए 7वीं और 8वीं मंजिल तक कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार कारणों के तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि ये आग किसी तकनीकी गड़बड़ी से लगी थी या फिर किसी की साजिश थी। आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा। अधिकारियों के मुताबिक अब तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दक्षिण 24 परगना प्रशासन ने अलीपुर पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट दर्ज की है। इमारत की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। आग पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने आग के पीछे साजिश का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आग की इन लपटों में भारत का लोकतंत्र राख में तब्दील हो रहा है। बंगाल में 4000 ईवीएम जलकर राख हो गए हैं। अब सोचिए इससे किसे फायदा हो रहा है। कौन सा काला सच राख हो गया है। न बांस बचेगा न बांसुरी बजेगी। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। आरोपों को लेकर राज्य के दमकल राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने पिछले दिनों अपने बयान में कह चुके हैं कि सामान्य नहीं लग रही। प्रशासन को इसमें किसी बड़ी साजिश की आशंका लग रही है। साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। विपक्षी दलों ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि घटना में किसी बड़ी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अरिंदम नियोगी ने शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा किया। नियोगी ने चुनाव आयोग को 9 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी नुकसान का सही अंदाजा लगाना संभव नहीं है। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है और प्रभावित इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। फिलहाल आग बुझ गई है, लेकिन इमारत में ईवीएम और वीवीपैट की राख ने राज्य की राजनीति को सुलगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। तेजस लड़ाकू विमान पर देश को गर्व है, लेकिन HAL ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम से जुड़े एक फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। कंपनी ने तेजस के कल पुर्जे बनाने वाली TEC एरो डिवाइसेस पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए सप्लाई किए जाने वाले पुर्जों से जुड़ी 199 जाली टेस्ट रिपोर्ट जमा की थी और इस मामले का पर्दाफाश आंतरिक जांच और ऑडिट के दौरान हुआ। इस खबर के बारे में पता चला। इस खबर ने डिफेंस गलियारों में भूचाल ला दिया है। तेजस आसमान में जिधर से गुजर जाए दुश्मन कांप उठते हैं, लेकिन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले इस जाबाज फाइटर जेट्स की सुरक्षा ही सवालों के घेरे में है। तेजस के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों में फर्जीवाड़ा किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। एक सप्लायर ने तेजस विमान के बेहद संवेदनशील और क्रिटिकल पार्ट से जुड़ी फर्जी टेस्ट रिपोर्ट जमा कर दी। वो भी 1-2 नहीं, पूरी 199 टेस्ट रिपोर्ट फर्जी पाई गई। HAL ने टेक एरो डिवाइसेस को 18 पार्ट्स के ऑर्डर दिए थे। ये ऑर्डर मार्च 2022 से नवंबर 2023 के बीच दिए गए थे।
तेजस MK-1A प्रोग्राम के लिए 172 पार्ट्स की सप्लाई होनी थी। कंपनी को हर ऑर्डर के साथ ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट देनी थी। यह रिपोर्ट पार्ट्स की क्वालिटी साबित करने के लिए जरूरी थी। कंपनी ने हार्डनेस और ब्रेक लोड की 199 फर्जी रिपोर्ट जमा कर दी गई। सोचिए, जिन पुर्जों की बदौलत हमारे पायलट 50,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं, उनकी मजबूती और सुरक्षा की रिपोर्ट ही कागजों पर फर्जी पाई गई। रिपोर्ट्स 2022 और 23 के बीच 8 महीनों के दौरान जमा कराई गई थी। ये कंपनी हैदराबाद की है जिसका नाम टेक एरो डिवाइसेस है। कंपनी को दिए गए ये ऑर्डर LCA तेजस MK-1A कार्यक्रम के कंपोनेंट्स जैसे नट्स, बोल्ट्स और वॉशर की सप्लाई से जुड़े थे। जांच के बाद HAL ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई। HAL ने तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए पार्ट्स सप्लाई करने वाली इस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। HAL ने कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है, साथ ही पेमेंट रोक लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मामले का पर्दाफाश कैसे हुआ। HAL की रूटीन चेकिंग के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया। HAL ने कंपनी से टेस्ट रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी मांगी। पार्ट्स की मजबूती, क्वालिटी की टेस्ट रिपोर्ट कंपनी नहीं दे सकी। HAL ने थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी से ऑडिट कराया। 2022-23 के बीच जमा की गई 199 टेस्ट रिपोर्ट फर्जी निकली। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक HAL का वेंडर बेस काफी बड़ा है और कंपनी किसी एक सप्लायर पर निर्भर नहीं करती। बहरहाल इस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट पर TV9 के सवाल हैं। HAL की क्वालिटी कंट्रोल टीम आखिर क्या कर रही थी? HAL ने कंपनी से अनुबंध किस आधार पर किया? सप्लायर्स के चयन में HAL की पॉलिसी कमजोर क्यों है? बाहरी सप्लाई की क्वालिटी जांच की जिम्मेदारी किसकी? टेक एरो डिवाइसेस को पकड़ने में 3 साल क्यों लगे? टेक एरो डिवाइसेस के पार्ट्स कितने तेजस में लगाए गए? टेक एरो के पार्ट्स वाले तेजस क्या IAF को सप्लाई हुए? सूत्रों के मुताबिक टेक एरो डिवाइसेस के खिलाफ हुई कार्रवाई का तेजस MK-1A फाइटर जेट के प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि किसी सप्लायर की वजह से अतिरिक्त लागत आती है तो उसका भुगतान संबंधित कंपनी से वसूला जा सकता है। तो रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, सवाल कई हैं। हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अंजू, इस फर्जीवाड़े के बारे में कब पता चला? क्या एक ही सप्लायर जांच के दायरे में है या और कंपनियां भी हैं? जांच कब से चल रही है और क्या अब दोबारा ऑडिट किया जाएगा? जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेक एरो एक्सिस कंपनी जो है, इसके साथ ये पूरा समझौता किया गया था 2022 से 23 के बीच में। इस दौरान कंपनी ने HAL ने इस कंपनी से जो पार्ट्स यानी कि कंपोनेंट्स जो जिस तरीके के जिसमें नट्स आते हैं, नट्स बोल्ट्स आते हैं, वॉशर आते हैं, उस तरह की डील थी। और इस डील के तहत जो भी पेपर वर्क होता है यानी कि क्वालिटी कंट्रोल चेक के लिए जो पेपर वर्क होता है, उसकी जब ओरिजिनल कॉपी मांगी तो उसमें ये तमाम फर्जीवाड़े जो हैं वो सामने आए। लेकिन खास बात इसमें ये है कि इस कंपनी की वजह से जो तेजस का जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो पूरा प्रोग्राम है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। और इसलिए नहीं असर पड़ेगा क्योंकि HAL देश की सबसे पुरानी नवरत्न कंपनियों में से एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्वालिटी कंट्रोल चेक के तहत ये पूरा प्रोसेस हुआ, उसमें कंपनी के पेपर के साथ साथ जो पार्ट्स इस कंपनी ने HAL को प्रोवाइड कराए, उनका भी क्वालिटी चेक किया गया, ऑडिट किया गया और इस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। और जब गुणवत्ता की पूरी चेकिंग हुई और ये पता चला कि ये पूरा जिस तरीके के पार्ट्स इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं, वो जिस मानक पर तेजस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, उस पर खरे नहीं उतरते हैं। और उसके बाद इस कंपनी पर ये पूरा एक्शन किया गया है और इस एक्शन में कंपनी को एक बड़ा भुगतान भी करना पड़ेगा। आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गबन का मामला न्यायिक जांच के दायरे में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दाखिल की गई और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अपना विरोध स्वीकार नहीं है। अगर पीडीए विरोध करता है तो उसका फर्जी एनकाउंटर करा देते हैं। इस सरकार से प्रताड़ित और अपमानित शंकराचार्य भी पीडीए का हिस्सा हैं और वो उनके साथ हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के नाम से ठगी की कोशिश का मामला सामने आया। अभियुक्तों ने प्रथमेश कुमार की फोटो लगाकर व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और कई अधिकारियों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग की। यूपी और एमपी एटीएस ने सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकी नईम को गिरफ्तार किया। नईम का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है और उसके पास से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा केस में नामजद 22 अभियुक्तों को अंतरिम राहत दी है। उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस में कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। ये केस नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद दर्ज किया गया था। शाहजहांपुर से सेना के एक फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आर्यन वर्मा को कैंट एरिया से टाटा हैरियर गाड़ी 2 बाउंसर और ड्राइवर के साथ पकड़ा गया। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड और नकली पिस्तौल भी बरामद हुई। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में कार सवार 4 दोस्तों की मौत हो गई। सभी लोग कारोबारी थे और घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एक ट्रक एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ा था और तेज रफ्तार कार ने उसमें टक्कर मारी। मुरादाबाद में काशीपुर अलीगंज मुख्य मार्ग पर चक्का जाम लगने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आरोप है कि इन्होंने जाम लगाया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया। 95 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें 15 नामजद और 30 महिलाएं शामिल हैं। एक सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने जाम किया था। इधर पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जौनपुर में चेकिंग का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अभ्यर्थियों के मुंह में मेटल डिटेक्टर लगाकर चेकिंग की गई थी। ये वीडियो बुधवार को साजिदा गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुई परीक्षा के दौरान चेकिंग का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जोड़ने का पत्र निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया। अमेठी के गौरीगंज की एसडीएम ने कहा, इससे पहले भी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में स्मृति का नाम नहीं था। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सभी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे ने लखनऊ में सम्मान समारोह का आयोजन किया और 108 बटुक ब्राह्मणों को सम्मानित किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय निशानेबाज को दुनिया में पहचान दिलाने वाले महान निशानेबाज और कोच जसपाल राणा आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। वाराणसी में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप से लौटते वक्त उन्हें उड़ान में सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जसपाल के असमय निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। कई जानी मानी हस्तियों और राजनेताओं ने भी जसपाल के निधन पर शोक जाहिर किया है। बहुत तकलीफ है। जसपाल हमेशा बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। जसपाल सर मेरे कोच थे। मेरे को काफी दुख है इस बात का कि यार आज जो मेरे साथ नहीं रहे। आंखें नम, जुबां खामोश हैं। यकीन करना मुश्किल है कि हंसता मुस्कुराता निशानेबाजी का चमकता सितारा जसपाल राणा अब हमारे बीच नहीं है। इनकी उम्र महज 49 साल थी, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई और वो अब भी खेल की दुनिया में लगातार सक्रिय थे। लेकिन अचानक आए दिल के दौरे ने उन्हें हमसे छीन लिया। जसपाल को हार्ट अटैक की शिकायत के बाद दिल्ली के साकेत स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी स्टेंट सर्जरी सफल रही, लेकिन शुक्रवार सुबह अचानक कार्डियक रप्चर हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई।
मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत की ओर से जारी बयान में जसपाल राणा को गंभीर हार्ट अटैक हुआ था। अस्पताल पहुंचने से पहले वो जर्मनी की यात्रा कर रहे थे और उन्हें लगातार सीने में दर्द हो रहा था। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत बहुत गंभीर थी, आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। अब सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि एक खिलाड़ी जो आमतौर पर फिजिकली फिट होता है, वो हार्ट अटैक का शिकार कैसे हो गया। अगर 12 घंटे के बाद पेशेंट आता है तो उसमें एंजियोप्लास्टी करनी है, बाईपास करना है, उसमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा कितनी है या उसमें वाइबिलिटी भी बची है नहीं बची। अगर पेशेंट को बार बार अंजाइना हो रहा है या पेशेंट को हार्ट फेलियर में जा रहा है या शॉक में जा रहा है या उसकी रिदम एबनॉर्मलिटी जा रही है, 3 इंडिकेशंस होती हैं। अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो इसको ओपन करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज ऐसे पेशेंट्स को आप एंजियोग्राफी करके मेडिकली मैनेज भी कर सकते हैं।